कल रात आप सबके घरों में और हमारे घर में भी भूकंप की महसूस हुई हमें, और मन में शुरुआत में थोड़ी शंका थी। उसके बाद जब पता चला कि ये भूकंप का जो एपिसेंटर है उत्तराखंड में है, तो सबसे पहले मन वहीं पे गया कि जब आज से कुछ वर्ष पहले जब उत्तराखंड में जब भूकंप आई थी तो कितनी लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। और कांग्रेस दल की प्रार्थनाएं उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं। किसी को अगर वहाँ पे रहने वाले किसी के मन में भी अगर कोई चिंता हो या शंका हो तो हमारी कांग्रेस दल की प्रार्थनाएं उनके साथ है। और शुरुआत में जब प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में उत्तराखंड के लोगों के प्रति अपनी प्रार्थना व्यक्त की तो हमने भी उनका समर्थन किया, लेकिन तुरंत ही उसके बाद भूकंप शब्द को लेके जिस प्रकार से उन्होंने एक अपने आवाज़ में व्यंग का रूप लिया, तो उस समय पार्लियामेंट में ना सिर्फ कांग्रेस दल पर दूसरे दल के नेता भी बहुत चिंतित हुए कि जहां पे हम एक वक्त उत्तराखंड के लोगों को याद कर रहे हैं, पलट एक सेकंड बाद एक गंभीर बात को हमने व्यंग के रूप में ले लिया। चलिए, प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो अपने भाषण में व्यंग का रूप लें, लेकिन दोबारा दिखाई यही दिया कि जो प्रश्न राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री से किए थे सहारा और बिरला पेपर्स को लेकर, आज उसी बात पे प्रधानमंत्री दोबारा सबके सामने अपनी चुप्पी बरकरार है और चुप थे। आज था वक्त कि सब्सटेंस पे आके सहारा बिरला पे इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑफिस के प्रतिनिधि का जब नाम लिया जाए तो उस पद की गरिमा को बचाने के लिए आज वो खुला और अपनी राय दे सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि जब तक इस बात पे वो चुप रहे तो लोगों की मन में प्रश्न कम नहीं और ज्यादा होंगे। जब तक वो किसी प्रकार का ठोस कदम लेते हुए नहीं दिखाई देंगे, लोगों के मन में शंका दूर नहीं और शक्तिशाली होगी। तो इस बात पे उनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हाँ, बीच बीच में कागज में आए हैं कि स्वाधीनता के लड़ाई में, स्वतंत्रता के लड़ाई में देश के आवाम ने, देश के लोगों ने एकत्र होके अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी और विभिन्न जो संगठन थे, उस समय के राजनीतिक संगठन थे, उसमें से सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व कांग्रेस दल ने दिया। तो कहीं उनकी ये बात उनको शायद उनके मन में शायद खटक रही होगी, और आज अपने भाषण में एक और बार उन्होंने लोगों का अपमान किया, वो लोग खास करके जो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। क्या सच में वो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन, कौन सा ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन उनके संघ परिवार ने लिया है? आप तो लोग इतिहास जानते हैं, कांग्रेस दल के रेजोल्यूशन देख लीजिए, कांग्रेस दल के आंदोलन के नाम याद दिलाइए। संघ परिवार का कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन या कोई भी ऐतिहासिक रेजोल्यूशन क्या आपको पता है?
तो मुझे लगता है कि इतिहास को धीरे धीरे बीजेपी तोड़ और मरोड़ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी को अपने काले धन पे जो वो आंदोलन कर रहे हैं उसमें जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने, अगर उनको जोड़ना है तो उनका अधिकार है, लेकिन अभी तक हमें ब्यौरा नहीं मिला कि जहां पे काले धन का नुकसान हुआ है कि 125 लोग मर चुके हैं, कुछ फिगर्स के अनुसार उनसे ज्यादा लोग मर चुके हैं, जहां पे हमें पता है कि काले धन से, ये डिमोनेटाइजेशन से नुकसान हमारे जीडीपी को हुआ है, 1% जीडीपी कम हो गया है, जहां ग्रामीण क्षेत्र जो पिछले 2 वर्ष से सूखे के कारण ग्रस्त था, इस बार अच्छे बारिश होने के कारण एक अच्छी भविष्य की तरफ देख रहा था, उसी ग्रामीण क्षेत्र पे उन्होंने नोटबंदी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। एमजीएनरेगा के आज डिमांड बढ़ गए हैं। जिन युवाओं को उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी की उन सपने दिखाए थे, आज वो युवाएं आज एमजीएनरेगा के जॉब कार्ड के क्यू में हैं। तो ये थे नोटबंदी के नुकसान। तो इस तरफ उस तरफ इसका फायदा, कितने काले धन वाले को पकड़े गए, कितने बड़े बड़े लोगों को वही उतना ही पीड़ा हुआ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जितना पीड़ा जितना दर्द उनको हुआ, वो बता दें कि कितने ऐसे बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपति को मुश्किलें हुई। इस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में दिखाई दिया कि कहीं वो पंजाब और गोवा के परिणाम से चिंतित थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दल और सपा दल के बीच में जो गठबंधन है उससे वो चिंतित थे, और वही चिंता आज उनके भाषण में प्रकट हुआ, जबकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ गए। प्रधानमंत्री को देश के भविष्य के बारे में सोचना है। इस देश को उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ का सपना दिखाया था। अब डबल डिजिट ग्रोथ क्या, यूपीए सरकार की जो अंतिम जीडीपी थी 7.2%, उससे ही वो पीछे हट गए। इन्होंने सपना दिखाया था 2 करोड़ नौकरी की, और इनके ही विभाग के जो आंकड़े हैं जॉब क्रिएशन के, वो यूपीए सरकार से कम है। तो ये वक्त आत्मविश्लेषण का है। इस सरकार को एक ऐतिहासिक एक मैंडेट मिला था, कुछ कर दिखाने का उनको मौका मिला था, लेकिन इस मौके, आज 2.5 साल हो गए, इस मौके को उन्होंने हाथ से निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी को हम बताना चाहते हैं कि काले धन और करप्शन पे वो जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन इस सरकार के दौरान शुरू नहीं हुआ है। अगर वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड, और आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड खुद ही देख लें, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब निकला था? बेनामी पे आज उन्होंने बात की 2011 में ही। हमने बेनामी एक अमेंडमेंट में बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, और स्टैंडिंग कमेटी को गया, और लोकसभा को डाइल्यूशन होने पे वो लैप्स हो गया। तो ये सब जो आंदोलन है वो प्रक्रिया है, चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये एक आदत है कि सबका श्रेय वो खुद देना चाहते हैं।
और जो आज उन्होंने कहा कि आज वो कांग्रेस दल के मैदान में आके आज खेल खेलना चाहते हैं, मुझे लगता है वो इसलिए है क्योंकि उनके मैदान में जो उन्होंने सपने दिखाए थे उससे एक भी सपना वो पूरा नहीं कर पाए हैं। कृषक को 50% मुनाफा का फायदा, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, ऐसे विभिन्न उन्होंने समाज को ये सुनाया था, ये दिखाया था ये सपने, और 2.5 साल हो गए, एक सपना भी साकार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को खुद क्या अपना एक मूल्यांकन करना चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या क्या दिखाया और उसमें क्या हुआ है। साथ ही साथ आज सुबह हमने ये भी देखा कि हमारे जो आसपास पड़ोसी देश जो हैं उसमें चीन का जो प्रभाव है बढ़ रहा है और इस पे हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए। आज दिखाया, एक कागज में आया है कि नेपाल में आज चीन की जो एफडीआई है वो बढ़ चुकी है। नेपाल को हम अपना एक ऐतिहासिक, हमारे संस्कृति के साथ मिलता जुलता हुआ एक भारत का एक दोस्त हम उनको समझते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एफडीआई के द्वारा चीन की जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, बढ़ रही है, वो शंका का समय है। लेकिन जो हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार की एमईए रिप्रेजेंटेटिव ने जो कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि चीन एफडीआई के द्वारा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के द्वारा विभिन्न देशों पे अपना प्रभाव को और शक्तिशाली करता है, और जब भारत के पड़ोसी इलाके में अगर ऐसा काम हो तो भारत सरकार को सतर्क रहना चाहिए। I will now speak in English and I'll just summarize because almost everything I have said and would have been captured. First of all, the prayers of the Congress party are with the people of Uttarakhand who have experienced a strong earthquake last night. We are aware that a few years ago, the people of Uttarakhand went through a traumatic episode where many lives and property was devastated due to an earthquake. Initially, when the Prime Minister expressed his prayers, we supported that sentiment. Yet when his tone took on a tinge of humor and mockery, many members in the House from many political parties, including the Congress, felt that we have hurt, that the Prime Minister has hurt the dignity of the people of Uttarakhand. Those people who have lost someone, who have lost their property, who are still suffering mentally from that Uttarakhand earthquake would have felt humiliated by listening to the tone in the voice of the Prime Minister. Nonetheless, it is the Prime Minister's choice. And we saw that he chose to remain silent on the very subject that Rahul Gandhi ji had brought during the last session. He chose to remain silent on the subject of his name allegedly being listed in the papers seized by the Income Tax Department of the Government of India from the offices of Sahara and Birla. Now was the time, if he was referring to it, then he should have come clear on the subject with nothing to hide. He should be aware that the office he represents is the highest office in this country. And the longer he chooses to run away, to remain silent, to duck the hard questions, the doubts in the mind of people will linger even further. The arrows of suspicion will continue to point towards him and to his chair.
So we felt that here was an opportunity that the Prime Minister could have used to set the records clean, but chose not to do so. Secondly, he mentioned demonetization as a step in a series of steps against corruption. And if you look at the experience of demonetization, you see the losses of this demonetization disaster. More than 125 people have lost their lives. The GDP, instead of being promised by the government to have reached a double-digit growth, has now regressed to a point where it is even below what the UPA government had achieved in its last year. The young people of India, instead of being promised the 2 crore jobs, are now looking for job cards under MGN Rage. So, and where is the benefit? How much black money has been unearthed? How many black money holders have been arrested? The pain of demonetization has only been experienced by the poor and the marginalized, by the middle class, not by those who are holding black money. And still, we have not even, the government has not offered any condolences to those families who have lost someone, a near and dear one, due to demonetization. It is shameful. Lastly, while referring to his initiatives against black money, the Prime Minister also referred to the Benami Act and spoke as if nothing has been done by the previous government when it comes to tackling black money and corruption. The Prime Minister's job is one of the highest, the Prime Minister's office is one of the highest offices in our country. It is the highest office. And its position should be, the dignity of its position should be preserved and not exploited to spread propaganda, and false propaganda at that. The Benami Act in its previous avatar was introduced in 2011, sent to the standing committee. But due to the lapse of the previous Lok Sabha, it passed away. The UPA government has taken a number of steps to unearth black money. The Prime Minister spoke of the income declaration scheme. The original version of the income declaration scheme was done earlier, in the late 90s, early 2000s. So we feel that the Prime Minister's office today, and specifically in his speech, he has used this opportunity, instead of outlining his vision for India, he used it for mere electoral purposes, obviously concerned about the electoral verdict in Punjab and Goa, and about the sweeping popularity that the Congress-SP alliance is gaining in Uttar Pradesh. This was an opportunity for the Prime Minister to have outlined a vision for the country in terms of GDP, in terms of job creation, and yet he wasted this. A slightly different subject which we also want to raise through this is the concern over China's increasing influence in Nepal through its enhanced FDI investment. Nepal is a long historic and cultural friend of India, and we should be cautious that when in our own neighborhood China is using its economic might, because every foreign policy is shaped to guide a country's own economic interests, self-interests. So when China is investing heavily in Nepal, it is guided primarily by China's own economic, strategic and political interests. And we urge the government to be more alert to this fact and not be complacent. The Prime Minister also referred to the freedom struggle
and mocked the contribution of many of Indian brave souls and citizens who had contributed to the freedom struggle, who have lost their lives, clearly perturbed by the fact that during that glorious period of Indian history amongst the various political organizations, the Congress party had taken the lead role, and the RSS or the Sangh Parivar has nothing worth its salt to claim as its contribution towards the freedom struggle. We remember many political movements, many famous political resolutions passed at Congress meetings. But is there any one movement that the Sangh Parivar can lay credit to? Is there one bold resolution that they can lay credit to? The Prime Minister should not use his office to malign the memories of those who contributed to the freedom struggle, should not tarnish the memories of those who have contributed, who have sacrificed their lives, only to fulfill talking points in his speech today. The Congress party is disappointed and expected far more responsibility, far more gravitas, far more accountability from the Prime Minister in his speech today. So with that, I'll close my opening remarks, and if there's any questions, I'll be happy to take them. देखिए, कोर्ट के सामने बहुत केस आते हैं और बहुत केस में कोर्ट का राय होता है कि एविडेंस नहीं है जिसके बलबूते पे कोई एक रूलिंग दिया जाए। वो एविडेंस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्रिमिनल केस में पुलिस की होती है, और जब आईटी का मामला हो तो लगता है आईटी और ईडी की। शंका तो दूर लोगों के मन से नहीं गई। आज भी सोशल मीडिया पे वो कागज देखते हैं, लोगों के मन में शंका है, और शंका किसके प्रति? देश के सर्वश्रेष्ठ ऑफिस के प्रति। तो उसी की गरिमा को बचाने के लिए हम अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री से आप भी कि इस बात पे वो साफ साफ अपनी मन की बात कहें।